स्वदेश में मैं हूं शरद दुबे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन, जहां पे हम वायदे बाजार के इंपॉर्टेंट कॉल्स और कमाई के मौके आपके सामने लेके आएंगे अगले आधे घंटे में। एक्शन पैक रहने वाला। और एक बार मार्केट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो मार्केट्स जो है ऊपर लेवल से निफ्टी में जो है करेक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 320 माफ करेगा, निफ्टी बैंक जो है लगभग 320 अंक जो है गिरे हुए हैं। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी करेक्शन आ रहा है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो लार्जली यहाँ पे जो है मेटल पैक, आईटी पैक में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और अब जो है 24,870 के जो लेवल्स है उसके नीचे जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आईटी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट जरूर आ रही है, पर वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। मेटल स्पेस भी बात करें तो यहाँ पे अच्छी गेन्स देखने मिल रही है, बट अब टुवर्ड्स द लोअर साइड जो है डे ट्रेंड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडिसेस इंक्लूडिंग आपकी गेनिंग इंडिसेस। निफ्टी की भी बात करें तो 24,870 के लेवल्स के नीचे आ गया। 80 पॉइंट का जो है कट हमें देखने मिल रहा है। एक रिकवरी की कोशिश की गई थी 10:30 बजे, बट उसके बाद से जो है पिछले 1.5 घंटे में जो है यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है। अब निफ्टी की अब बात करें तो टॉप गेनर्स लूजर्स को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। गेनर्स में ऑफ कोर्स कोल इंडिया वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है आपका निफ्टी में। मेटल और आईटी पैक हमने पहले ही बताया था जहां पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, तो इस पे भी जो है नज़र बाजार की रहने वाली है। अगर निफ्टी के लूजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे लार्जली इटर्नल है, जोमेटो जिसको पहले कहते थे, वो 3% गिरा है। यहाँ पे जो है हमारी बातचीत हुई ब्रोकर से तो पता चला कुछ एचएनआई सेलिंग कुछ काउंटर्स में इटर्नल में देखने मिल रही है। हीरो मोटो, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, ट्रेंट में भी जो है आप देख सकते हैं गिरावट आ रही है। और टॉप लूजर्स निफ्टी स्पेस में है। ब्रॉडर इंडिसेस के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप जो था, जो ओपनिंग आई थी तो फ्लैटिश थी कि टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड सी, पर वहाँ पे भी जो है बिकवाली जो है आपको देखने मिल रही है। ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है थोड़ा सा बिकवाली आ रहा है। मिड कैप जो है थोड़ा ज़्यादा कट्स देखने मिल रहे हैं उसमें। तो ऑफकोर्स ब्रॉडर इंडिसेस में भी थोड़ी कूल ऑफ देखने मिल रही है। और विक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो ऑफकोर्स पिछले 2 दिन में थोड़ी सी जो है करेक्शन या रेंज बाउंड आई है, और वो बेटर होता है भारत के मार्केट्स को लेकर। अभी देखिए 17 के लेवल पे है, अभी ऑलमोस्ट फ्लैटिश कहेंगे, बट अगर वो 15 का आंकड़ा आ जाता है तो एक स्टेबल नंबर माना जाएगा। फिर वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्या पोजीशंस रहते हैं बाजार के, उस पर भी हमारी नज़र रहने वाली है। तो ये तो मार्केट हो गया, लेकिन हम जो है बात करते हैं पिछले दिन के जो है यस्टरडे के हिट कॉल्स जो होते हैं। यहाँ पे अजीत मिश्रा के रिपोर्ट कार्ड एक बार फोकस कर लेते हैं। तो बिल्कुल कल के रिपोर्ट कार्ड पे नज़र डालते हैं। अजीत मिश्रा के जो हिट कॉल्स आए थे यहाँ पे गेल, ओबरॉय रियल्टी, एसआरएफ, यहाँ पे नज़र डाले तो रिटर्न्स में जो है 2% गेल का आया है और ओबरॉय रियल्टी का 1.5% का आया है। सपाट आंकड़ों की बात करें तो ये एसआरएफ है। इसके अलावा जो है एक्सिस बैंक और ये जो जितने इनके जो स्टॉक कॉल्स हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। यहाँ पे 3 कॉल्स थे, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और केपीआईटी टेक, यहाँ पे जो खरीदारी की राय थी, लेकिन यहाँ पे सपाट रिटर्न जो है आपको देखने मिल रहे हैं। तो ये जो था ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड था आपके अजीत मिश्रा का। लेकिन आज के गेस्ट पे भी हम नज़र डालते हैं। सहज अग्रवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सहज सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सब ठीक है सर। सहज सर, लेकिन बाजार थोड़ा सा जो है चिंता जरूर दिखा रहा है, थोड़ी करेक्शन आ रही है। निफ्टी पकड़ लीजिए, निफ्टी बैंक पकड़ लीजिए, दोनों में जो है थोड़ी ऊपर लेवल से, दिन की जो ऊपर लेवल्स आए थे अराउंड 10:30 11, वहाँ से थोड़ी सी गिरावट आ रही है। रिकवरी मार्केट 2 बार कोशिश किया है आज के ट्रेड सेशन में, पर दोनों टाइम असफल रहा है। तो यहाँ पे क्या लगता है थोड़ी और कंसोलिडेशन आ सकती है, लेकिन याद रखिए सहज जी 24,800 का लेवल अभी भी टूटा नहीं है। इतना भी घबराने का बात नहीं है, बट ऑफकोर्स कल भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन थोड़ी सी सेलिंग देखी, और आज जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है ऑफकोर्स एक फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ी सेलिंग आ रही है और वो कंटिन्यू कर रही है। तो सहज सर, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं निफ्टी या निफ्टी बैंक के, दोनों को बताएं। जी, मैं 2 भाग में अपने व्यू को देना चाहूंगा। एक तो जो ब्रॉडर मार्केट का व्यू है, आई थिंक हमेशा एज अ ट्रेडर वो ध्यान में रहना चाहिए कि आपका मार्केट ट्रेडिंग वाला मार्केट है या ट्रेंडिंग वाला मार्केट है। हमारा ओपिनियन ये रहा है कि जो करंट स्ट्रक्चर है मार्केट का, यदि हम डेली और वीकली चार्ट्स को देखते हैं कि तो मार्केट थोड़ा सा एक ट्रेडिंग फेज में है, जहां पे कहीं ना कहीं वो अटक अटक के चलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ऐसे वन वे मूव हमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तो ये तो आपका हो गया बड़े पैमाने पे। अब छोटे पैमाने पे भी हमने काफी बेहतरीन मूव देखा है पिछले 2-3 हफ्ते में। कंसोलिडेट करते हुए हम आगे बढ़े हैं, और अभी आई थिंक हम जिस समय में हम बात कर रहे हैं, अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही है।
और आपने बहुत ही सही लेवल को हाईलाइट किया 24,800। ये काफी क्रिटिकल लेवल था जिसको मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करके क्रॉस किया है और अब और मोमेंटम में क्रॉस किया था उसको। उसके बाद में पिछले 2-3 दिन से हम काफी कंसोलिडेशन विटनेस कर रहे हैं। आज भी हम तो दिन के निचले स्तर पे हैं, बट हमने क्रिटिकल लेवल अभी तक 24,800 का तोड़ा नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एज ए ट्रेडर, जब तक ये लेवल आपका टूटता नहीं है क्लोजिंग बेसिस पर 24,800, तब तक आप पॉजिटिव बायस मेंटेन करके बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो ब्रॉडर मार्केट है, मिड कैप स्टॉक्स है, उनमें अभी भी कहीं ना कहीं सिलेक्टिव एक्शन है। जो स्टॉक्स लेगार्ड्स थे उनमें अभी एक्शन हमें दिख रहा है। तो आई थिंक ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन का फेज है और 24,800 के सपोर्ट के साथ आपको ब्रॉडली आपका बायस पॉजिटिव ही मेंटेन करके रखना चाहिए। साथ ही साथ में यदि आप बैंक निफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से 54,400 का बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। मुझे वो लेवल फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी टूटता थोड़ा दूर है वो लेवल, बट आई थिंक क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप में एक वोलेटाइल है और हाई बीटा रखता है, एकदम इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आप 54,700 का लेवल कर सकते हैं। बट ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से मुझे 54,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और ऊपर की तरफ में मुझे लगता है 56,500 भी पॉसिबल है। तो आज का सेकंड हाफ में यदि रिकवरी आती है तो मोमेंटम दोबारा मार्केट में अच्छा बिल्डअप होता हुआ देखेंगे। रिकवरी निफ्टी बैंक में अगर सेकेंड हाफ में आता है तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम प्ले आउट हो सकती है। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव बायस मेंटेन है, खास करके जो लेवल है 24,800 ये अभी भी नहीं टूटा है। तो इस पे जो राय सहज की आ रही है बहुत सही है। और अब जो है हम बात करेंगे एफएनओ की ताज़ा खरीदारी यानी कि लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है। जी, एफएनओ में ताज़ा खरीदारी में 3 अहम स्टॉक्स आ रहे हैं। एक सबसे पहला है कोल इंडिया, दूसरा है अशोक लीलैंड और तीसरा है ऑयल इंडिया। एक बार मैं बता देता हूं दर्शकों को कि कोल इंडिया ऑफ कोर्स एक डिविडेंड प्ले वाली स्टॉक भी है। और आज जो है जहां मेरी बातचीत हो रही है ब्रोकर से तो पता चल रहा है कि कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी जो है लैप अप कर रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अशोक लीलैंड ऑफ कोर्स याद रखिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है। मई 23 को ये बोनस इशू भी विचार करने वाले हैं। और ऑयल इंडिया में भी जो है थोड़ी एचएनआई बाइंग कुछ काउंटर्स में देखने मिल रही है। तो यहाँ पे 3 स्टॉक्स है हमने लिए हैं जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। सहज जी, सबसे पहले जो है इन तीनों स्टॉक्स में से जो है कोल इंडिया में आपकी क्या राय रहेगी? 416 लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, एक डिविडेंड प्ले भी है और कभी भी वॉलेटिलिटी बाजार में आता है तो यहाँ पे बाइंग हमें देखने मिलती है अक्रॉस काउंटर्स। तो यहाँ पे कोल इंडिया के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे जरा बताएं। स्टॉक वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है निफ्टी में। जी, तो कोल इंडिया में एक बहुत ही बेहतरीन चेंज ऑफ पैटर्न हुआ है जहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम से निकल के ये स्टॉक हायर टॉप और हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक ने पुल बैक भी दिया है जहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन एंट्री होती है और अब वो अपने मोमेंटम फेज में आया है। मेरे हिसाब से ये मोमेंटम स्टॉक का बरकरार रहेगा। फिलहाल के लिए आपका ये स्टॉक 416 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से आप इसमें 405 का सपोर्ट मेंटेन करके ऊपर में 450 460 तक का भी मोमेंटम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं चलने के लिए। तो कोल इंडिया का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग और स्ट्रांग लग रहा है फिलहाल के लिए। कोल इंडिया का सेटअप स्ट्रांग लग रहा है और यहाँ पे 450 460 लेवल्स तक जो है जा सकते हैं, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। इसके अलावा अशोक लीलैंड पे भी आपकी एक बार नज़र ले लेते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स इनकी जो है बोनस इशू का तो न्यूज़ फ्लो हमने आपको पहले बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो थोड़े दिन में जो है टू व्हीलर के नंबर्स और आप क्या कहते हैं इंडस्ट्री के ऑटो नंबर्स भी आने वाले हैं, तो इस पर भी मोमेंटम रहेगी। अशोक लीलैंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लार्जली जो है बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स में भी एक थोड़ा पिकअप आया है ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द लास्ट हाफ एन आवर, बट अभी देखें तो लगभग 245 के लेवल्स के आसपास है, 249 में खुला था। तो यहाँ पे अशोक लीलैंड पे कुछ बनता है 2 हफ्ते का ट्रेड? तो अशोक लेलैंड में मैं ये कहूंगा कि बाकी ऑटो स्टॉक्स से ये रिलेटिवली काफी स्ट्रांग रहा है। इसमें एक डाउनसाइड का रेजिलियंस रहा है। इसने नीचे की तरफ के ट्रेंड लेवल्स अपने तोड़े नहीं है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स जहां पे हमने ऑटो स्पेस में काफी बिकवाली देखी। तो रिलेटिवली स्ट्रेंथ तो इस स्टॉक में हमने बड़े पैमाने पे देखा ही है और शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। आई थिंक रीसेंट लो इसके 200 के आसपास था, आपको 240 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकआउट दिया है इसका ये पुल बैक दे रहा है। पुल बैक फेज के अंदर यदि ये 235 के आसपास मिलता है तो हमें इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए 220 का स्टॉप लॉस रख के और ऊपर में 265 की तरफ
फिलहाल के लिए होल्ड है, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा डिप इस ट्रेड को ज्यादा बेहतरीन बना देगा। जी बिल्कुल, होल्ड की राय करंट लेवल्स पे अशोक लीलैंड। लेकिन एक बार ऑयल इंडिया पे भी आपकी राय ले लेते हैं। ये काउंटर में ज़्यादा वॉल्यूम्स हमें ज़्यादा दिखता नहीं है कभी, बट जहाँ पे मूवमेंट आता है खासकर कि मैक्रो डेवलपमेंट्स में लेके या अर्निंग स्पेसिफिक, तभी ये स्टॉक जो है मूव करता है। तो यहाँ पे क्या राय आपकी रहेगी? अभी जो है अभी इवन स्टीवेंस है, लगभग आप कह सकते हैं 430 लेवल्स पे है, वो एक रेंज में है। तो यहाँ पे जो है आप क्या लगता है क्या राय हो सकती है? पिछले आप कह सकते हैं 3-4 हफ्ते में जो है रेंज हमें एक देखने मिली है ऑयल इंडिया पे, बट यहाँ पे कुछ एक ब्रेकआउट दिख रहा है कि अभी भी कुछ लेवल्स पे कंसोलिडेशन चलते रहेगा? नहीं जी, आई थिंक कोल इंडिया ऐसा स्टॉक है कि जिसने अपना ब्रेकआउट देने के बाद में ये कंसोलिडेशन फेज को जस्ट खत्म करके मोमेंटम पिकअप कर रहा है। तो आई थिंक एज ए ट्रेडर यहाँ पे आपकी रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है, और साथ ही साथ में ये इसको मैं वैल्यू बास्केट में भी इंक्लूड करूंगा। तो मल्टीपल चेक लिस्ट आ रहे हैं इसमें जो सजेस्ट कर रहा है कि भी ये स्टॉक में ट्रेड करने जैसा है। फिलहाल के लिए आपका जैसे सही बताया आपने 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से इसमें आप 410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ऊपर की तरफ में 480 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 हफ्ते में। तो ये काफी अच्छी मोमेंटम प्लस वैल्यू अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से क्वालिफाई होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे मोमेंटम भी है, वैल्यू अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत सही चीज़ आपने पकड़ा सर जी। लेकिन सर जी शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। 3 पिक किए मैंने, सीमेंस, BHEL और NCC। यहाँ पे देख रहे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लार्जली MNC स्टॉक्स पे आज लगा था कि आज प्रेशर आ सकता है, खासकर कि जिस तरह जो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है उन कंपनी में, पर लगता है कि वो रिवर्सल हो रहा है। और सीमेंस में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शॉर्ट्स हो रहे थे सुबह के, वहाँ पे कवरेज आ रही है, 3200 के लेवल्स के ऊपर है सीमेंस। और BHEL की भी बात करें तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम जो है देखे जा रही है, जहाँ पे हमें लगा था रिवर्सल हो सकता है डिफेंस में, पर यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। तो इन 3 लिस्ट में सर जी सबसे पहले जो है सीमेंस पे आपकी राय लेंगे। यहाँ पे क्या लेवल्स बनता है सीमेंस पे? है तो अच्छी कंपनी, MNC कंपनी है, रिवॉर्ड भी करती है शेयर होल्डर्स को, और इनकी बहुत सारी आर्म्स है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है एनालिस्ट मानते हैं कि एक स्ट्रेंथ दे सकता है। तो सीमेंस पे आपकी क्या राय रहेगी? स्टॉक जो है डेज हाई लेवल पे 300-200 पे अब भी अभी पार हुआ है। जी, सीमेंस आपका इनफैक्ट आज के दिन में पिछले 3 महीने के सबसे उछले स्तर पे ट्रेड कर रहा है, और आज यदि ये 3200 के लेवल को सस्टेन कर जाता है, अभी भी मैं इसको थोड़ा वॉच लिस्ट पे ही रखूंगा, बट 3200 के ऊपर यदि ये सस्टेन कर जाता है अगले 1-1.5 घंटे और, तो आई थिंक देन इसमें फिर ट्रेड आपका क्वालिफाई होके बनेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में निकल रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, और ऊपर की तरफ में 3200 के ऊपर ये 3600 तक की जाने की क्षमता रखता है। नीचे में सपोर्ट आप इसका मान के चल सकते हैं 3000 के आसपास का। थोड़ा सा हाई रिस्क है, बट साथ में रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से 3200 के ऊपर यदि ये सस्टेन कर जाता है आज के दिन में, तो ही ट्रेडर्स को इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा वेट एंड वॉच है विद अ पॉजिटिव बायस। वेट एंड वॉच, पॉजिटिव बॉयज। 3200 का लेवल जो है आप नज़र रखिएगा, अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक्शन करिएगा। लेकिन ऑफकोर्स शॉर्ट कवरिंग के BHEL और NCC, इन दोनों की राय तो हम सहज जी से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब चलते हैं NSDL के ऊपर। NSDL का IPO जल्द आ सकता है। ET Now स्वदेश के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपने DRHP में एक नया अपडेट फाइल किया है। पूरी खबर के साथ अंकुर मिश्रा जुड़े हैं। जी हाँ, सूत्र में ये बता रहे हैं कि NSDL का IPO बहुत ही जल्द आ सकता है। अभी कंपनी ने एडेंडम टू DRHP फाइल कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पिछला जो DRHP है अब वो अपडेट हो गया है। अपडेट में क्या क्या हुआ है, तो ये करीब 12% की कटौती है। अगर हम साइज की बात करें, पहले करीब 3500 करोड़ रुपए का IPO का साइज आंका जा रहा था, जो कि अब घटकर 3000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्योर ऑफर फॉर सेल IPO होगा। कोई भी फ्रेश इक्विटी इशू नहीं हो रही है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक एग्जिट मिल रहा है। लेकिन किनको एग्जिट मिल रहा है? यूनियन बैंक ने अपना जो साइज था पहले
वो करीब 5 मिलियन शेयर्स ऑफलोड करने वाले थे, अब ये घटाकर 0.5 मिलियन कर दिया है। और साथ ही इसके अलावा HDFC बैंक, SBI, सूटी को भी अपना यहाँ पे एग्जिट मिलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए NSE के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो करीब 9% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। करीब 18 मिलियन शेयर्स हैं जो उन्होंने ऑफर फॉर सेल में रखे हैं इस IPO में। और आपको हम याद दिला दें, इस IPO में पहले देरी हुई थी क्योंकि कुछ सवाल जवाब हुए थे सेबी द्वारा। अब इन जवाबों को देने के बाद एडेंडम टू DRHP फाइल हो गया है और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये IPO जल्द ही मार्केट हिट कर सकता है। जी धन्यवाद अंकुर। यहाँ पे NSDL की IPO को लेके जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और ऑफ कोर्स अनलिस्टेड मार्केट में भी इसके प्राइसेस बढ़ोतरी की है, ये मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं बता दूं कि एक बार CDSL का चार्ट लाइए और एक बार BSE का चार्ट लाइए। दोनों में जो है इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं NSDL और NSE, दोनों लिक्विडिटी पे आ जाएंगे अगर उनकी IPOs आती है। लेकिन एक साइड CDSL के बारे में बात करते हैं और दूसरे साइड डायरेक्टर साहब प्लीज़ BSE भी डालिए। इन दोनों में जो है ऑफ कोर्स याद रखिए BSE का स्टेक CDSL में भी है एंड लार्जली ट्रेड्स BSE के CDSL में आते हैं और NSDL के NSE में आते हैं। और दोनों ही इंटरेस्टिंगली डेज हाई लेवल पे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स पूरी कैपिटल मार्केट्स थीम में जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। सहज जी, अभी तो लिस्टेड प्ले में BSE और CDSL है, इनके बारे में तो हम बताएं कि दोनों ही डे हाई लेवल्स पे है। तो यहाँ पे BSE या CDSL को करंट लेवल्स पे चुनना होता या बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं यहाँ पे? अगर हाँ तो किस पे आप चूज करेंगे? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, CDSL और BSE, किस पे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी आ सकती है? जी मेरे हिसाब से अगर आप BSE का स्टॉक देखेंगे तो काफी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छा मोमेंटम रहा है, मार्केट को उसने आउट परफॉर्म भी किया है। आई थिंक उसमें तो एग्रेसिवली यदि किसी को लेना हो तो बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। अदरवाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिंग का बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे लेवल्स देना सही नहीं समझते हैं, बिकॉज कई बार स्टॉक में वोलेटिलिटी आ जाती है और फिर वो अपना सेटअप डिस्टर्ब कर देता है। तो BSE के प्रति तो आई थिंक लॉन्ग टर्म आपका स्टैंस इसमें पॉजिटिव रहेगा। बट यदि शॉर्ट टर्म इस प्ले को आपको पार्टिसिपेट करना हो तो आई थिंक CDSL ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया है 1400 के लेवल का, अभी 1480 तक आ गया। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए, सेक्टर में भी पॉजिटिव न्यूज है, मोमेंटम भी है, तो ये स्टॉक में आप फिर भी ट्रेड कर सकते हैं अराउंड 1400 का सपोर्ट लेके। और ऊपर की तरफ में आई थिंक ये 1650 तक जाने की क्षमता रखता है। तो आई थिंक CDSL वुड बी अ प्रिफर्ड पिक बेसिस करंट जो इस स्टॉक का सेटअप है। ये बिल्कुल CDSL जो है प्रेफर्ड पिक रहेगा अगर BSE के साथ कंपेयर करें, और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी सहज हमें बताते हुए। लेकिन अब चलिए शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। चलिए अब फ्रेश शॉर्ट्स पे जो है तीन अहम स्टॉक्स लेते हैं जहां पे मैंने पिक किए हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स, REC और M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी नज़र रखिएगा, राइट्स इशू जो है उनके पेरेंट कंपनी जो है वो भर चुके हैं M&M में, तो वो वाला इवेंट भी प्ले आउट हो चुका है। तो थोड़ी सेलिंग जो है कुछ काउंटर्स में देखने मिल रही है। REC PFC इन दोनों ही टेक्निकल ट्रेड में देखा जाए तो यहाँ पे ताज़ा बिकवाली देखने मिल रही है। और एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स आ रहा है, स्टॉक 2.5% से ज़्यादा का गिरावट आया। इन तीनों स्टॉक्स में जो है ताज़ा बिकवाली आई है। इन तीनों में अगर एक पिक करना होता जहाँ पे बिकवाली और ज़्यादा हो सकती है और अगर उसके इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस क्या रह सकते हैं या फ्रेश शॉर्ट्स लेते हैं आप, तो वो कौन सी रहेगी? तीन ऑप्शन देता हूँ सहज जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, REC और आखिर में M&M फाइनेंशियल। इनफैक्ट तीनों ही स्टॉक मतलब सबसे लेस इंटरेस्टिंग फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे स्टॉक तो लग रहा है आपका REC और एवेन्यू सुपरमार्केट्स भी मेरे हिसाब से एक पुल बैक फेज में, इसने कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया है सच, दो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये प्रेशर के अंदर रहा है। मेरा ध्यान थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे अलग है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की हम स्ट्रेंथ ज्यादा देख रहे हैं और यहाँ पे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं नजर आ रहा है। तो मेरा शॉर्ट साइड पे मैं थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करूंगा और इनमें मिक्स्ड व्यू ही बन रहा है फिलहाल के लिए। तो कोई एग्रेसिव अपॉर्चुनिटी मुझे इन तीनों स्टॉक्स में फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही कि ब्रॉडर इंडिसेस में जो है ट्रेंड कुछ और लग रहा है, तो ये भी कभी कभी कोई पोजीशन ना लेना भी बहुत बड़ी बात होती है और सहज जी ने हमारे दर्शकों को ये पूरी तरह से बताया। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी ले लेते हैं इस लिस्ट में।
इस पे भी नज़र रहेगी। तो 3 स्टॉक्स मैंने निकाली है यहाँ से, एक है क्रॉम्पटन और दूसरा है वरुण बेवरेजेस और ABFRL। कल ABFRL में खास करके टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, बांग्लादेश का इम्पैक्ट था, फिर एक डीमर्जर का भी न्यूज़ फ्लो था जो ABFRL में वैल्यू अनलॉकिंग आ सकती है, तो वहाँ से जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। वरुण बेवरेजेस में भी कुछ अच्छी मोमेंटम आई थी, बट वहाँ से भी जो है थोड़ी सी चेंजेस आ रही है, लगभग स्टॉक 2% है। और क्रॉम्पटन है थोड़ी फ्लैटिश है, बट ताज़ा बिकवाली जो है वो तो नहीं दिख रही, पर लॉन्ग अनवाइंडिंग वो दिख रही है तीनों ही सेगमेंट में। यहाँ पे क्या लगता है ABFRL में लॉन्ग अनवाइंड के पोजीशंस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इन तीनों में? किस में लगता है कि ज़्यादा ट्रेडिंग के जो है मूव से आपको कमाई के मौके मिल सकते हैं? जी, इनफैक्ट आप इन स्टॉक्स में से आई थिंक ABFRL के स्टॉक को आप देख सकते हैं, क्योंकि इसने अपना एक बहुत मल्टी वीक रेजिस्टेंस 291 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। ये फिलहाल के लिए 281 पे चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आने की पॉसिबिलिटी है। तो यदि एज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ट्रेडर आपको ट्रेड करना हो तो इस स्टॉक में आप फिर भी शॉर्ट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे 281 करंट प्राइस पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 291 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और नीचे की तरफ में अराउंड 260 तक ये स्टॉक आपको प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक डिप दे सकता है। तो ABFRL सबसे इनमें ज्यादा वीक लग रहा है। बाकी क्रॉम्पटन में तो इनफैक्ट एक वैल्यू जोन में ही चल रहा है, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा है, तो उसमें मैं कोई भी डिप आता है तो आई थिंक पॉजिटिव बायस का ही सेटअप देखूंगा। और वरुण बेवरेजेस पे कोई स्ट्रॉन्ग व्यू मैच्योर होता नहीं दिख रहा है हमारे एनालिसिस में। जी बिल्कुल। और सहज आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे? जी, तो मुझे इनफैक्ट M&M फाइनेंशियल्स का स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, जहाँ पे इसका ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड से भी पॉजिटिव है, और पिछले 1-2 दिन में ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। बहुत ही बड़ा लेवल है इसका 235 का, जो स्टॉक पिछले 3-4 हफ्तों से ब्रेक नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लूंगा इसमें, जहाँ पे आप 235 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अराउंड 300 तक का ऊपर में टारगेट ये स्टॉक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो M&M फाइनेंशियल मेरा पहला पिक रहेगा। और दूसरा स्टॉक जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भाव पे, वो आपका है HDFC लाइफ, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू होने की उम्मीद है। एक कंसोलिडेशन फेज जो स्टॉक ने किया है, और इसका रेंज ब्रेकआउट यदि होता है, स्टॉक काफी अपटिक एक विटनेस कर सकता है। तो इसका सपोर्ट आपका जो कंसोलिडेशन रेंज का लो है वो अराउंड 727, और ऊपर की तरफ में आप इसमें 787 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो HDFC लाइफ और पहले जैसे मैंने आपको बताया M&M फाइनेंशियल, ये 2 स्टॉक हमारे पॉजिटिव बायस के ट्रेड्स हैं। बिल्कुल, पॉजिटिव बायस के 2 ट्रेड्स हैं, M&M फाइनेंशियल और HDFC लाइफ। और खास करके सहज जी की मैं तारीफ करूंगा कि इस बाजार में एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी वो ले रहे हैं, और वो है M&M फाइनेंशियल, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। और धन्यवाद सहज जी, आपने हमारे लिए समय निकाला ET9 स्वदेश में हमारे FNO जंक्शन के शो पे, तो धन्यवाद सर। और अभी के लिए जो है इस शो के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ET9 स्वदेश में।